हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम पढ़ेंगे सबूत का भार के बारे में कि जो सबूत है कौन लाएगा, किस व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार होगा, किस प्रकार उन्हें प्रूव करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब हम इस चीज पे चर्चा करने से पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रूफ करने की जो बात आती है, तो प्रूफ करने का अपने जो कानून के अंदर सिंपल सा प्रोसीजर है कि जब तक कि जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसकी जो विपक्षी पार्टी जब तक कि बिना डाउट के ये साबित नहीं कर देगी कि उस व्यक्ति ने ही वो अपराध किया है, तब तक अपना कानून क्या मानता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इनोसेंट मानते हैं, उसे गिल्टी नहीं माना जाता है। अब जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो क्या अभियुक्त ने अपराध किया है? अब वो अभियुक्त है जो स्वयं तो करेगा नहीं साबित, वो खुद तो बताएगा नहीं कि हाँ मैंने अपराध कर दिया। अगर खुद ही अभियुक्त ऐसे बताने लग गए तो फिर तो इन प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस मामले में वो जो साबित करने का भार है वो रहता है अभियोजन पक्ष के ऊपर। तो सेक्शन 101 ये बता रही है कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा। 101 में ये बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति के ऊपर होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो व्यक्ति ये कह रहा है कि उसने जो बात न्यायालय के समक्ष बोली है उसके ऊपर न्यायालय विश्वास करे या उसके पक्ष में कोई निर्णय दे, चाहे वो अधिकार के बारे में हो या चाहे और किसी भी मामले किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में हो। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है तो उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करेगा कि क्या ये इस चीज का अस्तित्व है या नहीं है। इसका जब एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ए नामक एक व्यक्ति है, वो बी के ऊपर किसी अपराध का अभियोग लगाता है। अब बी के ऊपर अपराध का अभियोग लगाता है और ये ए कहता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय दंडित करे। तो अब बी को दंडित करवाने के लिए अब ए की जिम्मेदारी है कि ये साबित करे कि बी ने अपराध किया है। वो साबित करने की जिम्मेदारी ए के ऊपर है। तो सबूत का भार क्या कहलाया जाएगा? सबूत का भार ये हो गया कि जो व्यक्ति किसी तथ्य को प्रूव करने के लिए बाध्य है और वो जो बाध्यता है वो कहा जाएगी सबूत का भार। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार है। और इस मामले के अंदर सबूत का भार किसके अंदर है, किसके ऊपर है? ए के ऊपर है, क्योंकि ए चाह रहा है कि न्यायालय बी को दंडित करे किसी अपराध की वजह से। तो अब ए की जिम्मेदारी है कि ए ये साबित करेगा कि बी ने अपराध किया है। ये बताती है सेक्शन 101, ये एक जनरल रूल है सभी के लिए, सेक्शन 101 में जो बताया गया है। अब जो सेक्शन 102 है ये बताती है कि सबूत का भार किस पर होता है जब दोनों ओर से सबूत पेश नहीं किए जाते हैं। जब स्थिति ऐसा पैदा हो जाती है कि जब दोनों तरफ से ही कोई सबूत पेश किए ही नहीं जाए तो सबूत का भार किस व्यक्ति के ऊपर होगा? तो इस मामले के अंदर वो सबूत का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो असफल हो जाएगा। जो व्यक्ति असफल हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे ये कि न्यायालय उसकी बात पर कैसे विश्वास करेगा। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। एग्जांपल ये है कि ए नामक एक व्यक्ति है, वो किसी घर के अंदर रह रहा है, ये इसका मकान है, इसके अंदर रह रहा है। अब जो बी है वो बी ये क्लेम कर रहा है कि ये जो मकान है इसको बी, ए के पिताजी ने जो है बी को वसीयत में दिया था, वसीयत के थ्रू बी को दिया था। तो अब जो जिम्मेदारी यहां है, अब बी के ऊपर जिम्मेदारी है बी ये साबित करे। अब स्थिति ऐसा है कि जब ना तो यहां बी कोई सबूत दे पाता है ना ए देता है, दोनों ही नहीं दे रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति के अंदर क्योंकि ए यहां पे इस समय कब्जा बनाए हुए है तो निर्णय यहां यही आएगा कि ए जो है अगर जो कब्जा बनाए हुए है तो ए उसी के ऊपर हकदार होगा। क्योंकि ये सेक्शन सिंपल सी बात कहती है कि कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा। अब सिंपल सी बात है, अब अगर बी को ये चाहिए कि ये घर उसका है, उसको वसीयत में दिया गया है, तो बी ये साबित करे। अगर बी साबित नहीं कर पाएगा तो बी असफल हो गया, तो ए ऑलरेडी उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है तो वो मकान ए का है, जिसका कब्जा है उसी का मकान। ये बताती है सेक्शन 102। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 103। 103 बात करती है विशिष्ट तथ्य के बारे में। अब सेक्शन 103 में यह बताया गया है कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस व्यक्ति के ऊपर होगा।
तो उसी व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उसकी बात पे विश्वास करे। जो व्यक्ति अगर न्यायालय से इस बात ये चाह रहा है कि वो न्यायालय उसके ऊपर विश्वास करे, तो उस व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार है कि वो व्यक्ति ये साबित करे, तो न्यायालय उसकी बात पे विश्वास कर लेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ये है, ए जो है, ए के ऊपर आरोप लगता है बी की हत्या करने का, कि उसने बी की हत्या की है, बी का मर्डर किया है। अब इस मामले के अंदर जो ए है वो क्या है, ए चाहता है कि इस बात में एलिबाई को माना जाए। एलिबी जो हमने पढ़ा है सेक्शन 11 के अंदर, इससे पहले ए क्या कह रहा है कि जिस समय बी की हत्या हुई थी उस समय वो यहाँ पे था ही नहीं, और वो मतलब इंडिया के अंदर मर्डर हुआ, वो कह रहा है मैं तो अमेरिका में था। अब ये क्या चाह रहा है कि जो सेक्शन 11 के अंदर हमने सेक्शन पढ़ी थी, सेक्शन 11, जिसमें एलिबाई जो बताता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह हो सकता है, तो उसका फायदा अगर ए लेना चाहता है, यहाँ विशिष्ट तथ्य ये है कि आरोप लगा है वो व्यक्ति वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी ए के ऊपर है। ए ये साबित करे कि वो अमेरिका में था तो बच जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल इसका और लें तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो ए है उसके ऊपर बी की हत्या का आरोप लगता है और इसी का मामला है, और ए क्या कह रहा है कि बी ने तो आत्महत्या की है। तो विशिष्ट तथ्य क्या हुआ कि बी के द्वारा आत्महत्या किया जाना। अब साबित कौन करेगा, साबित करेगा ए, क्यों, ए की जिम्मेदारी है। ए कह रहा है कि उसने आत्महत्या की है, तो ए साबित कर दे कि उसने आत्महत्या की है। ये विशिष्ट तथ्य इसमें जो है वो साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर होगी जो कह रहा है। नेक्स्ट इसी को अगर और आगे हम करें तो ए के ऊपर आरोप लगता है बी की हत्या का, और ए कहता है कि ये हत्या मैंने नहीं बल्कि तो ये हत्या तो सी ने की थी, तो ये सी ने हत्या की है, इस चीज को साबित करने की जिम्मेदारी ए के ऊपर है। ए ये साबित करे, ये जो विशिष्ट तथ्य है इसको, तो ए के ऊपर सबूत का भार रहेगा इसके अंदर। ये बताती है सेक्शन 103। नेक्स्ट सेक्शन 104। 104 कहती है कि साक्ष्य को गवाह बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। जैसे हमने सेक्शन 65 के अंदर पढ़ा था कि अगर प्राथमिक साक्ष्य अवेलेबल नहीं है तो हम द्वितीयक साक्ष्य के जरिए उसको साबित कर सकते हैं। तो अब द्वितीयक साक्ष्य आपको अगर देना है तो आपको पहले जो कंडीशन है सेक्शन 65 की वो पूरी करनी होती है कि उसके बाद किया तो वो खो गया है, नष्ट हो गया है, विपक्षी पार्टी के कब्जे में है, जो भी कंडीशन होती है वो आप अगर साबित कर पाओगे तभी आप द्वितीय साक्ष्य दे सकते हो। वो कंडीशन ये सेक्शन बता रही है, उसी टाइप का मामला इसी के अंदर है। इसका एग्जांपल ये कहती है कि ए जो है ए जो कह रहा है बी का जो मृत्युकालीन कथन है, ए बी का मृत्युकालीन कथन साबित करना चाहता है। अब बी का मृत्युकालीन कथन ए साबित करना चाहता है, तो मृत्युकालीन कथन करने से पहले इसका जो फर्स्ट ये मृत्युकालीन कथन तब बनेगा उसका जब यहां बी की मृत्यु हो जाएगी। इससे पहले मृत्युकालीन कथन तो बढ़ना ही नहीं है। अब पहली कंडीशन क्या हो गई कि उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तभी उसका वो मृत्युकालीन कथन होगा। तो वो मृत्युकालीन कथन साबित करने से पहले ए को यहां साबित क्या करना होगा कि बी की मृत्यु हो गई। उसको सबसे पहले बी की मृत्यु साबित करनी होगी, उसके बाद उसका मृत्युकालीन कथन साबित किया जाएगा, तभी उसके जो साक्ष्य को गवाह बनाया जाएगा। जब उसकी मृत्यु साबित हो जाएगी उसके बाद उसका जो मृत्युकालीन कथन है वो गवाह होगा, वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। और जो हमने द्वितीयक साक्ष्य वाली कंडीशन है वो हमने पढ़ी ली है कि कोई व्यक्ति क्या है, ए चाहता है कि उसे किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य देने की अनुमति दी जाए कोर्ट से। तो उससे पहले कोर्ट में ए को साबित ये करना होगा कि जो प्राथमिक साक्ष्य है वो खो गया है, और वो खो गया है तो उसका खोना उसको साबित करना होगा। उसके बाद उसे परमिट किया जाएगा कि वो द्वितीयक साक्ष्य से उस तथ्य को साबित कर सके। ये बताती है अपनी सेक्शन 104। लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 105 को। अब सेक्शन 105 में ये बताया गया है कि यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जब अपवादों की बात करते हैं तो हमें आईपीसी के अंदर हमने पढ़ रखा है अपवाद वाला सेक्शन, जो सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक जाता है। ये सेक्शन उस बारे में बात कर रही है। इससे पहले हमने सेक्शन 104 तक कवर करी थी, वो क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों के अंदर कवर होता था, लेकिन ये सेक्शन खाली क्रिमिनल मामलों में कवर कर रही है।
तो ये बात कहती है सेक्शन 105 कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त जो है वो ये चाहता है न्यायालय से कि उसके द्वारा जो अपराध घटित हुआ है वो मामला जो आईपीसी के अध्याय जो अपवाद वाला अध्याय है उसके अंतर्गत आता है। तो ये साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा कि वो ये साबित करे कि अगर अपवादों के अंतर्गत आता है तो उस चीज का सबूत वो खुद देगा। जैसे हम बात करें इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि सेक्शन 76 से लेकर 102 तक चाहे कितने एग्जाम्पल ले लो, लेकिन एक एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं कि ए जो है इसके ऊपर आरोप लगता है बी की हत्या का। अब जो ए है ये कह रहा है न्यायालय में कि जब उसकी बी की जो हत्या की थी उस समय वो पागलपन की स्थिति में था, विकृति चित्त की स्थिति में था, इस वजह से इसे कार्य की प्रकृति और परिणाम के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो उस चीज का वो फायदा लेना चाहता है। जो हमने आईपीसी के अंदर सेक्शन 84 के अंदर जो पागलपन वाली स्थिति को जो पढ़ रखा है वो उसका अगर फायदा लेना चाहता है तो अब ये पागलपन में था, इस चीज को साबित करने का भार रहेगा ए के ऊपर। ए ये साबित करे कि वो उस समय पागलपन की स्थिति में था। अगर ये पागलपन की स्थिति साबित कर पाएगा तो उसका मामला अपवादों के अंतर्गत चला जाएगा। दूसरा बात यही करते हैं कि जब ए के ऊपर आरोप लग रहा है बी की हत्या का, तो ये कह रहा है कि मैं तो उस समय मुझे अचानक तीव्र और अचानक प्रकोपन दिया गया, इस वजह से वो नियंत्रण खो बैठा, गुस्से में अंदर उसकी मृत्यु कर दी। तो वो चीज साबित करने की उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। या फिर इसके अंदर कहता है कि जी मैं तो सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति को मैंने मार दिया, या फिर जो भी नुकसान पहुंचाया, तो सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता कैसे पड़ी वो साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर है जो ये कह रहा है। ये बताती है सेक्शन 105। लेते हैं सेक्शन 106 को। 106 कहती है कि विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसके ज्ञान में ऐसा तथ्य है। विशेषतः ऐसा तथ्य जो उसी व्यक्ति के ज्ञान में है, अन्य व्यक्ति के ज्ञान में नहीं है, तो वो साबित कौन करेगा? उसी की जिम्मेदारी है, वही व्यक्ति साबित करेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो जो ए नामक व्यक्ति है वो बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा था, बिना टिकट के पकड़ा जाता है। तो अब ए कह रहा है कि मैंने टिकट ली थी, तो भाई टिकट ली थी, ए ने टिकट ली तो इसका पता तो ए को ही है, अब अन्यतर को तो पता है नहीं। अब उसने टिकट ली थी, ये साबित करने की जिम्मेदारी ए की है, क्योंकि ये विशेषतः ज्ञान तथ्य है। ये उसने टिकट ली या नहीं ली इसका ज्ञान क्या किसको है? ए को ही है, ए ही बता सकता है और वो ही इसको साबित करेगा, तभी इसको छूट मिल पाएगी। दूसरा अगर बात करते हैं कि ए के ऊपर कोई कार्य को विशेष आशय के साथ करने का आरोप लगता है, कोई काम किया है उसने और जिस हिसाब से किया है, जिसकी प्रकृति काम की वो देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने दूसरे एंगल में काम किया, उस नियत के साथ काम किया, किस आशय के साथ किया, बल्कि वो ए है वो कहता है कि ये जो काम है मैंने उस आशय के साथ नहीं किया जिसका उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो अब इसका आशय था या नहीं था, इसका मेजरमेंट का तो कुछ है नहीं क्राइटेरिया, तो आशय था या नहीं था ये चीज साबित करेगा ए की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि उसका आशय नहीं था इस प्रकार किसी कोई अपराध करने का, तो ये जिम्मेदारी यहाँ ए की रहेगी। और एग्जांपल एक केस था, कोई बनवारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्ट के संबंध में मैटर था। उसके अंदर इस जो बनवारी लाल ने है वो ट्रांसपोर्ट का जो ट्रक वाला था उसको कुछ सामान भेजा था कुछ लेके जाने के लिए, और वो सामान है उस ट्रक वाले ने खो दिया था। अब इस चीज का उस पर आरोप लगा था, तो ट्रक वाला कह रहा है कि उसने जो काम है वो क्या है, सामान खो गया उसने। तो अब खो गया उस मामले में अब ट्रक वाले की जिम्मेदारी है कि खोने के पीछे उसने लापरवाही से खोया या नहीं खोया, उसने लापरवाही की या नहीं की, वो चीज साबित करने की जिम्मेदारी उस ट्रक वाले की है। वो ये साबित करे कि उसने अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती थी लेकिन फिर भी दुर्घटनावश ऐसा हो गया, तो वो लापरवाही थी या नहीं थी ये साबित करने की जिम्मेदारी रहेगी उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर। तो आज के अपन वीडियो में अपन ये 6 सेक्शन कवर करेंगे, बाकी सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। हमने कवर करी सेक्शन 101 जिसके अंदर बताया गया कि सबूत का भार किस व्यक्ति के ऊपर होगा, तो सबूत का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो व्यक्ति चाहता है कि न्यायालय उसकी बात का विश्वास करे, और अगर वो विश्वास करवाना चाहता है तो वो इस चीज का सबूत दे। सेक्शन 102 में हमने पढ़ा कि कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा, मतलब दोनों ही पार्टी अगर सबूत नहीं दे पाती है तो उस जगह पे जिस व्यक्ति का कब्जा है वो जगह उसी व्यक्ति की रहेगी, उसी के पोजीशन में
रहेगी जब तक कि दूसरे वाला साबित नहीं कर देता। सेक्शन 103 में हमने पढ़ा कि विशिष्ट ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार किसके ऊपर होगा। तो विशिष्ट ज्ञात तथ्य जैसे कि इसमें हमने अली भाई वाला एग्जांपल लेके पढ़ा, तो कि उसी व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी होगी, वो उसका फायदा लेना चाहता है कि वो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है हत्या का, वो कहता है मैं अवेलेबल ही नहीं था वहां से दूर था। तो अगर अली भाई का फायदा लेना है तो वो व्यक्ति साबित करेगा, वही व्यक्ति जो ये कह रहा है। सेक्शन 104 में हमने पढ़ा कि जो साक्ष्य है उसको गवाह बनाने के लिए जो है तथ्य उसको साबित किया जाना। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सेकेंडरी एविडेंस अगर देना है तो पहले वो ये साबित करेगी जो प्राथमिक जो साक्ष्य है वो खो गया है, वो साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है। उसके बाद उसका जो है सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा। 105 हमने पढ़ ली कि यह साबित करने का भार की अभियुक्त का मामला जो है अपवादों के अंतर्गत आता है। अगर अपवादों का मामला अगर जो व्यक्ति चाहता है अपवादों का फायदा लेना तो वही व्यक्ति इसको साबित करेगा। 106 कहती है विशिष्ट ज्ञात तथ्य की उसका ज्ञान उसी व्यक्ति को है जो और किसी व्यक्ति को है ही नहीं, तो वही व्यक्ति साबित करे कि अगर ऐसा है तो उसको साबित करके कोर्ट के अंदर उसे साबित करे। ये बताती है सेक्शन 106। तो नेक्स्ट जो बची सेक्शन है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। इनमें अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो कमेंट कीजिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।